सूरत की सबसे बड़ी कपड़ा मिल के मालिक सेठ लालचंद का इकलौता बेटा अचानक भड़के दंगे में मारा गया। दंगे में यूं तो ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी, पर इस हाई प्रोफाइल ट्रेजेडी की खबर से शहर में सनसनी सी फैल गई। गलियों में, चौक पर, घर घर में इसी दुर्घटना की चर्चा थी। फैक्ट्री से घर लौटते समय दंगाइयों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। गाड़ी के साथ ही नील के शरीर के भी चिथड़े उड़ गए थे। कोई उसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहा था तो कोई कुछ और ही। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। जो भी हो, सेठ जी के ऊपर नियति का बहुत बड़ा वज्रपात था। नील के साथ उसके माता पिता और नवविवाहिता पत्नी अहल्या सभी मृतवत हो गए थे। एक चिता के साथ कईयों की चिताएं जल गई थी। घर में चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। तीन प्राणियों के घर में होश किसे था कि एक दूसरे को संभालते। दुख की अग्नि में जल रहे लालचंद अपने बाल नोच रहे थे तो उनकी पत्नी सरला पर रह रहकर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अहल्या की आंखों में आंसुओं का समंदर सूख गया था। जिस मनहूस दिन से घर से अच्छे खासे गए नील को मौत ने निगल लिया था, उस पल से उसने शायद ही अपनी पलकों को झपकाया था। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि नील के खंडित झुलसे शरीर का कब अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेठ जी के बड़े भाई और छोटी बहन का परिवार पहाड़ से आए थे, जिन्होंने घर को संभाल रखा था। फैक्ट्री में ताला लग गया था। 4 दशक पहले लालचंद अपनी सारी जमा पूंजी के साथ बिजनेस करने के सपने लिए इस शहर में आए हुए थे। बिजनेस को जमाना हथेलियों पर पर्वत उतारना था, पर लालचंद की कर्मठता ने ये कर दिखाया। बिजनेस जमाने में समय तो लगा, पर अच्छी तरह से जम भी गया था। जब मिल सोना उगलने लगी तो उन्होंने एक और मिल खोल ली। शादी के 10 वर्षों बाद उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी। बेटा नील के बाद दूसरी संतान की आशा में उन्होंने अपनी पत्नी का कितना डॉक्टरी इलाज, झाड़ फूक, पूजा पाठ करवाया, पर सरला की गोद दूसरी बार नहीं भरी। नील की परवरिश किसी राजकुमार की तरह ही हुई, और होती भी क्यों ना। नील मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा जो हुआ था। नील भी बड़ा प्रतिभाशाली निकला। अति सुंदर व्यक्तित्व और अपनी विलक्षण प्रतिभा से सेठ जी को गौरवान्वित करता। वो अहमदाबाद के बिजनेस स्कूल का टॉपर बना। विदेशी कंपनियों से बड़े बड़े ऑफर आए, पर सेठ जी का अपना बिजनेस ही इतना बड़ा था कि उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछले साल ही लालचंद ने अपने मित्र की बेटी अहल्या से नील की शादी कर दी, बड़े धूमधाम से। अपार सौंदर्य और अति प्रतिभाशालिनी अहल्या के आने से उनके महल जैसे विशाल घर का कोना कोना सज गया था। बड़े ही उत्साह व उमंगों के साथ सेठ जी ने बेटे बहू को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजा, जहां दोनों ने महीना भर सोने के दिन और चांदी की रातें बिताई थी। अहल्या और नील पति पत्नी कम, प्रेमी और प्रेमिका ज्यादा थे। उन दोनों के प्यार, मनुहार उत्साह उमंगों से घर सुशोभित था। हर समय लालचंद और सरला जी की आंखों के समक्ष एक नन्हे मुन्ने की आकृति तैरती रहती थी। दादा दादी बनने की उत्कंठा चरम सीमा पर थी। वे दोनों सारी लज्जा को ताक पर रखकर अहल्या और नील से अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए गुजारिश किया करते थे। प्रत्युत्तर में दोनों अपनी सजीली मुस्कान से उन्हें नहला दिया करते थे। ये कोई अपने हाथ की बात थोड़ी थी। उनकी भी यही इच्छा थी कि एक साथ ही ढेर सारे बच्चों की किलकारियों से ये आंगन गूंज उठे, पर प्रकृति तो कुछ और जाल बिछाए बैठी थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया था।
कड़कती बिजली गिरकर हंसते खेलते आशियाने को क्यों न ध्वंस कर दे, लेकिन सदियों से चली आ रही पत्थर सरीखी सामाजिक परंपराओं को निभाना तो पड़ता ही है। मृत्यु के अंतिम क्रियाक्रम की समाप्ति के दिन सरला अपने सामने अहल्या को देखकर चौंक गई। श्रृंगार रहित उदासियों की परतों में लिपटे डूबते सूर्य की लाली सरीखे सौंदर्य को उन्होंने अब तक तो नहीं देखा था। सभी की आंखें चकाचौंध थी। कैसे और कहाँ रख पाएगी ऐसे मारक सौंदर्य को? इसे समाज के गिद्धों की नज़र से कैसे बचा पाएगी? अपने दुखों की ज्वाला में इस सद्विधवा के अंतर्मन में गहराते हाहाकार को वो कैसे भूल गई थी? उसकी तो गोद ही उजड़ी है, पर इसका तो सब कुछ ही नील के साथ चला गया। उठिए माँ, हमारे दुखों के रथ पर चढ़कर नील तो आ नहीं सकते। इतने बड़े विध्वंस से ही हमें अपने मृतवत जीवन के सृजन की शुरुआत करनी है, कहते हुए सरला को लालचंद के पास ले जाकर बैठा दिया। दोनों की आंखों से बह रही अविरल अश्रुधारा को वो अपनी कांपती हथेलियों से मिटाने की असफल चेष्टा करती रही। नील की जगह अब लालचंद के साथ अहल्या फैक्ट्री जाने लगी थी। उसने बड़ी सरलता से सब कुछ संभाल लिया। उसने भले ही पहले नौकरी ना की हो, पर MBA की डिग्री तो थी ही उसके पास। सरला और लालचंद ने भी किसी तरह की रोक टोक नहीं की। अहल्या के युवा तन मन की अग्नि शांत करने का यही उपाय बच गया था। लालचंद की शारीरिक व मानसिक अवस्था इस काबिल नहीं थी कि वे कुछ कर सके। नील ही तो सारी जिम्मेदारियों को अब तक संभाले हुए था। फैक्ट्री की देखभाल में अहल्या ने दिन रात एक कर दिया। दुखद विगत को भूलने के लिए उसे कहीं तो खोना था। लालचंद और सरला भले ही अहल्या का मुंह देखकर जी रहे थे, पर उनके इस दुख का कोई किनारा दृष्टिगत नहीं हो रहा था। एक और उन दोनों का मृत जीवन और अनिक की सुंदरी युवा युद्धवा अहल्या को, दूसरी तरफ उनकी अकूत संपत्ति, फैला हुआ व्यापार और अहल्या पर फिसलती हुई लोगों की गिद्ध दृष्टियां। तन मन से टूटे वे दोनों कितने दिन तक जी पाएंगे? उनके बाद अकेली अहल्या किसके सहारे रहेगी? समाज की कुत्सित नजरों के छिपे वार से उसकी कौन रक्षा करेगा? इसका एक ही निदान था कि वे अहल्या की दूसरी शादी कर दे। लेकिन सच्चे मन से एक विधवा को अपनाएगा कौन? उसकी सुंदरता और उनकी दौलत के लोभ में बहुत सारे युवक तैयार तो हो जाएंगे, पर वे कितनी खुशी उसे दे पाएंगे? ये सोचते हुए उन्होंने भविष्य पर सब कुछ छोड़ दिया। अभी जख्म हरा है। सोचते हुए अहल्या के दुखी मन को कुरेदना उन्होंने ठीक नहीं समझा। ऐसे ही समय बीत रहा था। न मिटने वाली उदासियों में जीवन का हल्का रंग प्रवेश करने लगा था। फैक्ट्री के काम से जब भी लालचंद बाहर जाते, अहल्या साथ हो लेती। काम की जानकारी के अलावा वो उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। सरला ने भी उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि अब तो सभी कुछ अहल्या को ही देखना था। शिला बनी अहल्या के जीवन में खुशियों के रंग बिखर जाए, उसके लिए दोनों प्रयत्नशील थे। एक विधवा के लिए किसी सुयोग्य पात्र को ढूंढ लेना आसान भी नहीं था। सरला के चचेरे भाई आए तो थे मातम पुरसी के लिए, पर अहल्या के लिए, अपने बेटे के लिए सहमति जताई तो दोनों ही बिदक पड़े। इनके कुविख्यात नाटे मोटे काले मूर्ख बेटे की कारगुजारियों से कौन अनजान था? पिछले साल ही पहाड़ की किसी नौकरानी की नाबालिग बेटी के बलात्कार के सिलसिले में पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी, पर साक्ष्य के अभाव में छूट गया था।
इन लोगों की नजर उनकी अपूत संपत्ति पर थी। इतना तो लालचंद और सरला समझ ही गए थे। वो तो मैं ही था कि इसका उद्धार करने चला था, वरना इसकी औकात क्या है। साल भर के अंदर ही अपने खसम को खा गई। वो तो यहाँ है इसलिए बच गई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसे डायन को पहाड़ से ढकेल देते हैं। मैंने तो इसका भला चाहा, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। जवानी की गर्मी जब जाएगी तो बाहर मुंह मारेगी। इससे तो अच्छा है कि घर की ही भोग रहे। सरला के भाई की असभ्यता पर लालचंद चीख उठे। अरे कोई है जो इस जानवर को मेरे घर से निकाले। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के बारे में ऐसी उल जलूल बातें करे। सरला, आपने मुझसे पूछे बिना इसे कैसे बुला लिया? आपके चचेरे भाइयों के परिवार की काली करतूतों से पहाड़ का चप्पा चप्पा वाकिफ है। लालचंद क्रोध के मारे कांप रहे थे। ना बहनोई साहब, मुझे निकालवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है उसे सूद समेत वसूल करूंगा। तुम जिस बहू के रूप गुण पर रिझे हुए हो, सरेआम उसे पहाड़ की भोग्या ना बना दिया तो मैं भी ब्राह्मण नहीं। ये कहता हुआ सरला का बदमिजाज भाई निकल गया, पर अपनी गर्जना से उन दोनों को दहलाते हुए भयभीत कर गया। उसके जाने के बाद कई दिनों तक घर का वातावरण अशांत रहा। सरला के भाई की धमकियां पहाड़ के समाज के साथ साथ व्यापार में लालचंद से स्पर्धा रखने वाले व्यवसायियों के समाज में भी प्रतिद्वंदित होने लगी थी। बहू के साथ उनके नाजायज रिश्ते की बात कितनों की जबान पर चढ़ गई थी। ये समाज की नीचता की प्रकाष्ठा थी, पर समाज तो समाज ही है, जो कुछ भी उल्टा सीधा कहने और करने का अधिकार रखता है। उसने बड़ी निर्दयता से ससुर बहू के बीच नाजायज रिश्ता कायम कर दिया। सरेआम उन पर फप्तियां कसी जाने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये अफवाहें पंख फैलाए लालचंद के घर में भी आ गई। अपने अति चरित्रवान सच्चे पति और कुललना बहू के संबंध में ऐसी लालचनाएं सुनकर सरला मृतपत हो गई। नील की मृत्यु के आघात से उभर भी नहीं पाई थी कि पिता पुत्री जैसे पावन रिश्ते पर ऐसा कलुष लांछन बिजली बनकर उनके आशियाने को ध्वंस कर गया। वो उस मनहूस दिन को कोस रही थी जब अपने उस भाई से अहिल्या की दूसरी शादी की मंशा जता बैठी थी। लालचंद के कुम्हलाए चेहरे को देखते ही वो बिलख उठती थी। अहिल्या लालचंद के साथ बाहर जाने से कतराने लगी थी। उसने इस बुरे वक्त से भी समझौता कर लिया था, पर लालचंद और सरला को क्या कहकर समझाती। जीवन के एक एक पल उसके लिए पहाड़ बनकर रह गए थे, लेकिन वो करती भी क्या? समाज का मुखौटा इतना घिनौना भी हो सकता है, इसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। इसके पीछे भी तो सत्यता ही थी। ऐसे नाजायज रिश्तों ने कहीं ना कहीं पैर फैला ही रखे थे। एक तो ऐसे ही नील की मृत्यु ने उसे शिला बना दिया था। उसमें ना तो कोई धड़कन थी और ना ही सांसें, बस पाषाण बनी रही थी। उसके जहन में आत्महत्या कर लेने के ख्याल उमड़ रहे थे। कल्पना में उसने कितनी बार खुद को मृतपत देखा, पर सास ससुर की दीनहीन अवस्था को स्मरण करते ही ये सारी कल्पनाएं उड़न छू हो जाती थी। वो नील की प्रेयसी ही बनी रही। उसके इतने छोटे स्वानिंग में उसके हृदय की सामग्री बनी रही। प्रकृति ने कितनी निर्दयता से उसके प्रिय को छीन लिया। अभी तो नील की जुदाई ही सर्पदंश बनी हुई थी। ऊपर से बिना सिर पैर की ये अफवाहें कैसे निपटे, अहिल्या को कुछ नहीं सूझ रहा था। अपने ससुर लालचंद का सामना करने से भी वो कतरा रही थी।
पर लालचंद ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने अहल्या को धैर्य बनाए रखने को कहा। अब बाहर भी अहल्या अकेली ही जाने लगी थी तो लालचंद ने भी जाने की जिद नहीं की। फैक्ट्री के माल के निर्यात के लिए बड़े ही उखड़े मन से इस बार वो अकेली ही मुंबई गई। जिस शोरूम के लिए माल निर्यात करना था वहां एक बहुत ही परिचित चेहरे को देखकर वो चौंक उठी। वो व्यक्ति भी विगत के परिचय का सूत्र थामे उसे उत्सुकता से निहार रहा था। अहल्या अपने को रोक नहीं सकी और झटके से उसकी ओर बढ़ गई। तुम ग्रीश ही हो ना? यहाँ पर कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अहल्या हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? रसोई घर से चुराकर न जाने कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए होंगे। पकड़े जाने पर बड़ी ताई मेरी कितनी धुनाई कर दिया करती थी। मुझे मार खाए 2 दिन भी नहीं होते थे कि मुंह उठाए तुम पहुंच जाया करते थे। दीनू काका कैसे हैं? पहाड़ी के ऊंचे नीचे रास्ते पर जब भी मेरे या मेरी सहेलियों की चप्पल टूट जाती थी तो उनकी सधी उंगलियां उस टूटी चप्पल को नया बना देती थी। तुम्हें भी तो याद होगा। अहल्या के इतने सारे प्रश्नों के उत्तर में ग्रीश मुस्कुराता रहा, जिससे अहल्या झुंझला उठी। अब कुछ बताओगे भी कि नहीं? काकी की असामयिक मृत्यु से संतप्त होकर सभी के मना करने के बावजूद वे तुम्हें लेकर कहीं चले गए थे। सभी कितने दुखी हुए थे, मुझे आज भी सब कुछ याद है। बाबा मुझे लेकर मेरे मामा के पास कानपुर आ गए थे। वहीं पर जूते की दुकान में नौकरी कर ली और अंत तक करते रहे। पिछले साल ही वे गुजर गए, पर उनकी इच्छा अनुसार मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। एमए करने के बाद मैंने एमबीए कर लिया और इस शोरूम का फाइनेंस देखने लगा। पर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक निम्न जाति का बेटा, हम उम्र और पहाड़ की एक ही बस्ती में रहने वाली अहल्या को तुम कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यही क्या कम है कि कम से कम अहल्या ने उसे पहचान तो लिया, उससे बात भी कर ली। ये क्या कम खुशी की बात है उसके लिए, वरना उसकी औकात क्या है? अरे ये क्या आपकी रट लगा रखी है? चलो कहीं चलकर मैं भी अपनी आप बीती से तुम्हें अवगत करा दूं। कहती हुई अहल्या उसे साथ लिए कुछ देर तक सड़क पर ही चहलकदमी करती रही। फिर वे दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए। अश्रुपूरित आंखों और रुंधे स्वर में अहल्या ने अपनी आप बीती ग्रीश से कह सुनाई। सुनकर उसकी पलकें गीली हो गई थी, लेकिन घर बाहर फैली हुई अफवाहों को कहकर अहल्या बिलख उठी। जब तक वो मुंबई में रही दोनों मिलते रहे। ग्रीश के कारण इस बार अहल्या के सारे काम बड़ी आसानी से हो गए थे। सूरत लौटने के रास्ते तक अहल्या पहाड़ पर बिताते अपने बचपन और ग्रीश से जुड़े किस्से याद करती रही। बाद में पढ़ाई के लिए उसे भी तो दिल्ली आना पड़ा था। शहर से बाहर जाने का सारा काम ग्रीश ने बड़ी खूबी से संभाल लिया था। लालचंद्र हर तरह से संतुष्ट थे। समय पंख लगाकर उड़ान भरता रहा। ग्रीश भी सेठ लालचंद परिवार के निकट आता गया। उसका भी तो कोई नहीं था। प्यार मिला तो उधर ही बह गया। अहल्या ने ग्रीश के बारे में सभी कुछ बता दिया था, सिवा उसकी जाति के। ग्रीश को भी मना कर दिया था कि भूल कर भी वो अपनी जाति को किसी के समक्ष प्रकट न करे। पहले तो उसने आनाकानी की, पर अहल्या के समझाने पर उसने इसे भविष्य पर छोड़ दिया था। अहल्या जानती थी कि जिस दिन उसके सास ससुर ग्रीश की जाति से अवगत होंगे उसके प्रवेश पर रोक लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो घर का वातावरण थोड़ा संभला था।
आरंभ में ग्रीस संकुचित रहा, पर अपनी कुशलता, ईमानदारी और निष्ठा से उसने दोनों फैक्ट्रियां ही नहीं संभाली, बल्कि अपने मृदुल व्यवहार से लालचंद और सरला का हृदय भी जीत लिया था। ग्रीस अब उनके कंपाउंड में बने गेस्ट हाउस में ही रहने लगा था। सारी समस्याओं का हल ग्रीस ही बन गया था। लालचंद और सरला की आंखों में अहल्या और ग्रीस को लेकर कुछ दूसरे ही सपने सजने लगे थे, लेकिन अहल्या की उदासीनता को देखकर वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। उसने एक सहकर्मी से ज्यादा ग्रीस को कभी कुछ समझा ही नहीं था। उसके साथ एक दूरी तक ही नजदीकियां रखे थी वो। कई बार वो उन दोनों को समझा चुकी थी, पर लालचंद और सरला दिन ब दिन ग्रीस के साथ सारी दूरियों को मिटाते जा रहे थे। कभी लाड दुलार से खाने के लिए रोक भी लिया तो अहल्या उसका खाना बाहर ही भिजवा देती थी। ग्रीस का मेलजोल भी ये क्रूर समाज स्वीकार नहीं कर सका। कोई न कोई आक्षेप उनकी ओर उड़ाता ही रहा। आजिज आकर एक दिन सरला बड़े मान मनोहार के साथ अहल्या से पूछ ही बैठी, ग्रीस तुम्हें कैसा लगता है? हम दोनों को तो उसने मोह ही लिया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने जीवन में स्थान देकर हर तरह से व्यवस्थित हो जाओ। है तो तुम्हारा बचपन का साथी ही, क्या पता इसी संयोग से हम सब उससे इतने जुड़ गए हों। हम भी कितने दिनों तक तुम्हारा साथ देंगे। ये समाज बड़ा ही जालिम है, तुम्हें यूं अकेले जीने नहीं देगा। नील की यादों के सहारे जीवन बिताना बड़ा कठिन है। फिर वो तुम्हें कोई बंधन में भी तो नहीं बांध गया है जिसके सहारे तुम जी लोगी। सब समय की बात है, वरना एक साल कम नहीं था। प्रत्युत्तर में अहल्या कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर बड़े ही सदेस्वर में बोली, आप ग्रीस को जानती हैं, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं। मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या पता अगर हमारी आशाओं की कसौटी पर उसका परिवेश ठीक नहीं उतरा तो कुछ और पाने की चाह में उसके इस सहारे को भी खो बैठेंगे। मुझ पर अब किसी अफवाह का असर नहीं होता। अहल्या नाम की शिला जो हूँ, जिसे दूसरों ने छला और लूटा, वे जिन्होंने लूटा देवता बने रहे, पर मैं अहल्या जैसी पत्थर पड़ी किसी की ठोकर का इंतजार क्यों करूं? किसी राम के मैले पैरों की अपेक्षा भी नहीं है मुझे। जैसे जीवन गुजर रहा है गुजरने दीजिए। पर आज तो सरला अपने मन की बात किसी न किसी तरह से अहल्या से मनवा ही लेना चाहती थी। उनकी जिद को टालने के ध्येय से अहल्या ने ग्रीस से ही पूछ लेने को कहा, और एक दिन लालचंद व सरला ने ग्रीस से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा, तो उसने भी छिपाना ठीक नहीं समझा और बेझिझक हो सभी कुछ उनके समक्ष उड़ेल कर उनकी जिज्ञासा को हर तरह शांत कर दिया। लालचंद तो तत्काल वहां से उठकर अंदर चले गए। अपनी सारी आशाओं पर तुषारपात हुए देख सरला ने घबराकर आंखें मूंद ली। ग्रीस अपनी इस अवमानना को समझते हुए झटके से उठकर वहां से चला गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे ब्राह्मण की मानसिकता निम्न जाति से आने वाले ग्रीस को किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दोनों फिर अवसाद में डूब गए। कहीं दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। हफ्ता गुजर गया, पर ना ग्रीस उन दोनों से मिलने आया और न ही इन्होंने पहले की तरह मनोहार करके उसे बुलाया। इस संदर्भ में अहल्या ने जब सरला से पूछा तो उनकी पलकें भीग गई। आहत होकर उन्होंने अहल्या से कहा, ग्रीस की जाति के बारे में क्या तुम्हें सच मालूम नहीं था? अगर था तो बताया क्यों नहीं? इतने दिनों तक क्यों अंधेरे में रखा हमें?
हमारे सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। पल भर में एक बार फिर प्रकृति ने हमारी आंखों से सारे सपने नोच लिए। कुछ देर अहल्या सोचती रही, फिर उनकी आंखों में निर्भयता से देखते हुए बोली, मैं उसकी जाति से अनजान नहीं थी, लेकिन वो तो हमारी फैक्ट्री के अफसर होने के सिवा कुछ नहीं था, और इससे जाति का क्या लेना देना। भरोसे का आदमी था, इसीलिए सारे कामों को उसे सौंप दिया। लालचंद भी वहां पर आ गए थे। अहल्या ने निसंकोच लालचंद से कहा, पापा, अगर अफवाहों के चक्रव्यूह में फंसकर आपने उसे फैक्ट्री के कामों से निकाल दिया, तो उस जैसे भरोसे का आदमी फिर शायद ही ना मिले। आप दोनों के दुखों का कारण मैं ही हूँ। मैंने सोच लिया है यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का। ग्रीश आप दोनों की देखरेख कर लेगा। अगर उसे निकालना तो मैं भी उसके साथ निकल जाऊंगी। आपके साथ अपने नाम को फिर से जुड़ते देख मैं मर जाना चाहूंगी। ये जालिम दुनिया हमें जीवित ही निगल जाएगी। ये कहकर अहल्या रो पड़ी। अपने सिर पर किसी स्पर्श का अनुभव करके अहल्या ने सिर उठाया तो लालचंद को अपने इतने निकट पाकर वो चौंक गई। लालचंद बोल पड़े, ग्रीश के परवरिश को भूलकर अगर हम हमेशा के लिए उसे अपना बेटा बना लें तो इसकी अनुमति तुम दोगी? अहल्या ने सिर झुका लिया। आज वर्षों बाद लालचंद की विशाल हवेली फिर एक बार दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मंच पर वरवधु बने ग्रीश और अहल्या के साथ सेठ दंपति अपार खुशियों से छलकते सागर को समेट रहे थे। सारी कटुताओं को विस्मृत करते हुए इस खुशी के अवसर पर लालचंद ने दोस्त दुश्मन सभी को आमंत्रित किया था। कहीं भीड़ के समूह में उनकी उदारता की प्रशंसा हो रही थी तो कहीं आलोचना, पर जो भी हो अपने हृदय की विशालता से उनके जैसे कट्टर ब्राह्मण ने ग्रीश की जाति को भूल उसे अपने बेटे नील का स्थान देकर बड़ा ही क्रांतिकारी व अनोखा काम किया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।